हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएफएम का मॉड्यूल सी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 14 से शुरुआत करेंगे, जो कि है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। शार्ट में कई जगहों पर डीसीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका पार्ट 1 है और इस लेक्चर में हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ेंगे। मोस्टली हम अभी जो है, चूँकि सिलेबस बदला है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा कवर करना है, तो मॉड्यूल बी में न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी कवर किया है। अब हम मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल पोर्शन को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले आपको इसे अवेलेबल करवाना है मॉड्यूल सी हमको। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हुए, धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी। मुझे कोई डाउट नहीं इस बात में कि एज द टाइम विल गो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ जो है डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है? देखिए, कोई भी जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने शेयर इशू करती है, मार्केट में शेयर इशू करती है। शेयर क्यों इशू करती है? उसको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे मान लो मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, मेरे पास पूंजी नहीं है, तो पूंजी कहाँ से आएगी? मैं बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक वाले ने मना कर दिया, अरे तेरा ITR 3 साल का नहीं है, मैं तुझे नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो। तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी के शेयर लॉन्च कर दिए। शेयर जो है मान लो 10 रुपये के हिसाब से शेयर मैंने बेचे। अब सोचो कि 1 लाख लोगों ने अगर मेरे शेयर खरीद लिए, तो 1 लाख गुणे 10 रुपये, 10 लाख रुपए मेरे पास आ गए। छोटी मोटी कंपनी में मतलब आइसक्रीम फैक्ट्री या छोटा मोटा कोई बिजनेस वेंचर कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि जिसने शेयर खरीदा है वो क्या चाहेगा कि भाई 10 रुपये का शेयर मैंने खरीदा है, तो पहली मेरी ज़रूरत होगी कि ये शेयर जो है बढ़ करके मेरी जो मतलब जिसने शेयर खरीदा वो ये चाहेगा कि 10 का मेरा शेयर कल को या आज से 4 साल 5 साल बाद 20 रुपये का हो जाए। उसकी एक चाहत होगी, 12 रुपये का हो जाए, 18 रुपये का हो जाए, मतलब कुल मिलाकर के 10 का ना रहे। पहली ज़रूरत वही चाहता है। दूसरा, वो ये भी चाहता है कि अगर आप कंपनी रन कर रहे हो, 10 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्ट करके काम कर रहे हो, तो से आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपने साल भर में 1 लाख रुपए अगर कमाए हैं, तो इस 1 लाख रुपए में से कंपनियां क्या करेंगी कि लगभग 60% 70% अपने पास रखती हैं। तो मान लो कि 80 हज़ार रुपये जो है अपने पास रखती है और जो बाकी का फ्रेंड जो है 20 हज़ार रुपये है वो जो है जनता में बांट देती है। ठीक है, ये नियम होता है। कोई भी कंपनी अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करेगी तो वो पूरा 1 लाख नहीं दे देगी जनता को। सिंपल सी बात, जिसने शेयर खरीदा है उसको 1 लाख नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको अपना आगे काम ही बढ़ाना है, अपना वेंचर और आगे ले जाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस जो कमाया आपको दिया तो हमारे हाथ में तो वही 10 लाख का पुदीना ही लगा ना। तो इसलिए वो 1 लाख रुपए में से ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, 80 हज़ार रुपये अपने पास रखती हैं और बाकी का 20 हज़ार रुपये जनता के बीच बांट देती हैं। ये 20 हज़ार रुपये कितने लोगों में बटेगा? ये पूरे के पूरे 1 लाख लोगों ने जो शेयर खरीदा उनके बीच बटेगा। तो अब 1 लाख लोगों में वैसे 20 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से पता नहीं 50 पैसे ऐसे पड़ेंगे, है ना, ये 5 पैसे, जो भी बहुत कम आएगा। लेकिन मान लो कि अगर ये 2 लाख रुपए होते, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों के बीच में बंटता, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ये 2 लाख रुपए होते बांटने वाले और 1 लाख लोगों के बीच बंटता, तो हर किसी को 2 रुपये मिलता 1 साल में। ये जो 2 रुपये उसको मिले हैं शेयर के रखने के बदले में, यही डिविडेंड कहलाता है। ये जो 2 रुपये मिले आपको, दिस इज डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड की थीम समझ लीजिए। तो न्यूमेरिकल लगाना आसान होता है, चीज़ें दिमाग में चलती हैं। अच्छा ये हो रहा है तो चीज़ें आसान भी होती है। ठीक है, तो ये दो रुपये आपको दिए गए, दैट इज डिविडेंड। सेम प्रोसेस अगले साल होगा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, है ना, तो आपको डिविडेंड मिलता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार डिविडेंड मिले। अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर किया, लॉस डिक्लेयर कर दिया, से कंपनी ने कहा कि हमको 2 लाख का लॉस हुआ है, 10 लाख लगाया था, 10 लाख रुपए लगाए थे और 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो अगर लॉस हो गया है तो ऐसे में डिविडेंड बांटने का तो सवाल ही नहीं बनता। ओके, तो ये सब हो गए फंडे। अब इसमें डिविडेंड में भी जैसे आदमी ने ये कहा कि हमने 10 रुपये का शेयर खरीदा है, तो उसकी होप है कि वो 12 रुपये 15 रुपये, भगवान चाहेंगे धीरे धीरे ये 20 रुपये तक जाएगा, वो ऐसा चाहता है इन्वेस्टर। ठीक उसी तरीके से वो डिविडेंड के केस में भी वो चाहता है कि आज अगर 2 रुपये मिले हैं तो अगले साल ये 10% बढ़े, मुझे जो है 2 रुपये 20 पैसे मिले, उसके अगले साल मुझे 2 रुपये 40 पैसे मिले या 3 रुपये मिले। ये भी वो चाहता है कि डिविडेंड भी बढ़ता रहे एक सर्टेन % के साथ में। ओके, तो यही है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का आपका मतलब बेस हमने क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज क्वांटिटेटिव मेथड। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है ऑफ वैल्यूइंग अ कंपनीज इक्विटी शेयर प्राइस। ठीक है, तो यानी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस डिसाइड करते हैं। ओके, यानी कि जैसे मैंने कहा कि हमारा एक शेयर 10 रुपये का है,
तो मैंने किस बात से कहा, वो हम कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। हमारे शेयर का प्राइस कितना होगा वो हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द एजम्पशन। यहाँ किस बात की एजम्पशन की जाती है, दैट द फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मतलब ये शेयर का जो प्राइस होता है, इसे ही चाहे फ्रेंड्स इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू कह लीजिए 10 रुपये, फेयर प्राइस कह लीजिए, मार्केट प्राइस कह लीजिए, एक ही बात होती है। ओके, तो फेयर प्राइस ऑफ द शेयर, जो शेयर का फेयर प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है, इक्वल होता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज फ्यूचर डिविडेंड्स। यानी जो फेयर प्राइस होगा, मान लीजिए प्राइस पी है, फॉर एग्जांपल हमारे शेयर का जो फेयर प्राइस है वो पी है, तो ये इक्वल टू होगा किसके, प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसकी, प्रेजेंट वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज फ्यूचर डिविडेंड, कंपनी के जो भविष्य में डिविडेंड मिलेंगे। मैं मान लेता हूं कि आपको यहां पर D1 डिविडेंड मिलेगा, कितना, D1 पहले साल, दूसरे साल D2, तीसरे साल D3, चौथे साल D4 मिलेगा। तो इन सब डिविडेंड्स की यदि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है फ्यूचर वैल्यू अपान 1 + R⁴ n। बहुत बार डिस्कस हो चुका है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, D1, हमें भविष्य में कितना डिविडेंड मिलेगा, D1, दूसरे साल कितना मिलेगा, D2, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। 1 + R कितना है, R क्या है, जिस रेट से, जो मार्केट से हम एक्सपेक्ट करते हैं इस रेट से बढ़ना चाहिए, वो R हो गया आपका। N क्या होगा, कितने साल, तो जैसे यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी, 2, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी, 3, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी, 4, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होगी, 1। 1 + R हम लिख सकते हैं, 1 + R, 1 + R है ना, 1 + R, R जो भी दिया हो, R मैं यहाँ मान नहीं रहा हूँ, अगर आपको 10% दिया है से R = 10%, तो 10% नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, फिर आएगा 0.1 और हम 0.1 को पुट करेंगे, ठीक है। तो यही बोलता है कि जो ये एजम्पशन है इस मॉडल की, वो ये कहता है कि शेयर का जो फेयर प्राइस होगा, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जो भी भविष्य में डिविडेंड मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू यदि आप निकाल करके जोड़ लीजिए, दैट विल बी फेयर प्राइस। ये है, बस इसी थीम पर ही फार्मूला बनता है। ये जो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया ना, इसी पर ही ये पूरा फार्मूला बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़रा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट नया है और आज ही, मतलब एक बार आप पढ़ो और एक ही बार में अगर आप समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बार बार से, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ओके, तो कंपनी के फ्यूचर जो डिविडेंड्स होते हैं उनकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो उसी को जोड़ने पर इक्वल टू हो जाता है किसके, जो शेयर का फेयर प्राइस है, जो शेयर का मार्केट प्राइस है, या शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके बराबर हो जाता है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स आर एमंग द ओल्डेस्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स स्टिल यूज्ड इन प्रैक्टिस टुडे। तो मतलब ये पुराने मॉडल हैं, डिविडेंड डिस्काउंट जो मॉडल है ये पुराना मॉडल है, आज का मॉडल नहीं है, और अभी भी ये प्रैक्टिस में यूज किया जाता है, भले ही पुराना मॉडल। एक्चुअली ये बेस मॉडल है, इसी से ही ज़्यादातर मॉडल जो है बाद में निकाले गए हैं, इसको भुला दिया गया है, बट बेस न्यू इसी ने रखी थी। ओके, डिस्पाइट द फैक्ट दैट न्यूमरस एनालिस्ट हैव मूव्ड अवे फ्रॉम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, मतलब ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो अब जो है इसको यूज नहीं करते, मूव अवे कर गए हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज नहीं करते हैं, ऑन द ग्राउंड दैट दीज मॉडल प्रोड्यूस एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यू दैट आर फार टू कॉशियस। मतलब बोलते हैं कि ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है इससे जो वैल्यूज निकल करके आती हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती, बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होती हैं, इसलिए इसको यूज करना बंद कर दिया है। अ लॉट ऑफ की कॉन्सेप्ट्स दैट कम थ्रू with the dividend discount model apply when look at अल्टरनेटिव डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल। तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर आप जो है दूसरे विकल्प चुनेंगे, किसकी, डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल के दूसरे विकल्प जब चुनेंगे तो जो की कॉन्सेप्ट निकल करके आता है वो कहाँ से निकल करके आता है, इसी मॉडल से ही, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से ही निकल करके आता है। ठीक है, इसीलिए इसकी महत्ता, इसकी वैल्यू अभी भी बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वेरियस जो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है वैल्यूएशन के लिए, शेयर प्राइस का वैल्यूएशन करने के लिए जो डिफरेंट हमारे पास में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, उनमें पहला है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसे फ्रेंड्स जो है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। ये गॉर्डन के नाम पर ही रखा गया है, ही इज अ पर्सन। ठीक है, इन्होंने ये फार्मूला दिया था, ये सिस्टम दिया था, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, या इसी को कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, फिर आता है जीरो ग्रोथ मॉडल, फिर आता है 2 स्टेज मॉडल, फिर आता है एच मॉडल, फिर आता है 3 स्टेज मॉडल। ठीक है, तो इसमें से 3 स्टेज मॉडल छोड़ करके बाकी सारे मॉडल हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको ये 3 निपटवाऊंगा,
ठीक है। और अगले लेक्चर में हम एच मॉडल डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, ग्रोथ मॉडल का मतलब समझिए डिविडेंड के ग्रोथ से है। किससे? डिविडेंड के ग्रोथ से ही इनका कहना है। डिविडेंड कैसा ग्रो करता है उसी से ही ये ग्रोथ मॉडल निकला हुआ है, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट ग्रोथ का मॉडल है, ये बोलता है कि जो डिविडेंड है, ठीक है, जो डिविडेंड है से आज 100 रुपीज़ है तो हर साल ये 10% बढ़ता जाएगा। कैसे? हर साल 10% ये लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा। ये एज्यूम कर लिया गया हर बरस 10% बढ़ता जाएगा। दैट इज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका जीरो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि आज 100 रुपये डिविडेंड मिल रहा है और भविष्य में मुझे सिर्फ 100 ही रुपये हमेशा मिलता रहेगा डिविडेंड। तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीरो ग्रोथ मॉडल। कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जो डिविडेंड आज है वही भविष्य के 20 साल बाद भी है। दैट इज जीरो ग्रोथ मॉडल। अब समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। जीरो ग्रोथ मॉडल 100 रुपये हमेशा मिलेंगे, और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कि आज 100 रुपये मिल रहे हैं, कल उससे 10% ज़्यादा 110 रुपये मिलेंगे, अगले साल जो है उससे 10% ज़्यादा 121 रुपये मिलेंगे, अगले साल इससे भी 10% ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से एक ये हो जाएगा इतना कुछ, ठीक है। इतना रुपये मिलना शुरू होगा। ये है किसकी? कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की एजम्पशन। फिर आता है टू स्टेज मॉडल। टू स्टेज मॉडल क्या कहता है कि शुरू में कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। शुरू में कंपनी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। जैसे मान लो 15%, ठीक है, 15% ग्रो करेगी, और फिर जो है आफ्टर सम टाइम ये जो है सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब ग्रो करती रहेगी, ठीक है। ये होता है किसका? टू स्टेज। दो स्टेज हो गई। पहली स्टेज में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, डिविडेंड 15% उसका बढ़ रहा है हर साल। डिविडेंड कितना बढ़ रहा है? हर साल 15%। ऐसा 4-5 साल तक हुआ। आफ्टर दैट उसका जो डिविडेंड है वो 6% से बढ़ना शुरू हुआ। तो दैट इज देयर आर टू स्टेजेस, टू स्टेज मॉडल बोलते हैं। लेकिन इस मॉडल की एक प्रॉब्लम है कि ये मानता है कि आज 15% है, अगले साल भी 15% है, उसके अगले साल भी 15% है, लेकिन अचानक से चौथे साल 6% हो जाएगा, है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है। उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आता है आपका एच मॉडल। हियर कम्स द एच मॉडल। एच मॉडल क्या कहता है कि आज जो है 15% है, कल भी 15% है, और फिर अगले साल भी 15% है, फिर ये 6% होगा 6%, लेकिन धीरे धीरे होगा 6%। इट विल गो टू 6%, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम 15% से सीधे जंप कर गए 6% पर। इट विल नॉट हैपन। दैट इज एच मॉडल। और डिटेल में चर्चा करेंगे। थ्री स्टेज मॉडल, यही चीज़, 15% से बढ़ेगा, फिर 6% से बढ़ेगा, उसके बाद में 15% से 4 साल रहेगा, 4 साल तक 15% बढ़ेगा, अगले जो है 5 साल तक 6% बढ़ेगा, उसके बाद में लाइफ टाइम तक ये 2% बढ़ता रहेगा। दैट इज 3%, थ्री स्टेज मॉडल, ठीक है। यानी कि जो ग्रोथ है डिविडेंड की वो ऐसे 3 बार चेंज होती है। तो दैट इज थ्री स्टेज मॉडल। ओके, तो बेसिक हमने समझ लिया कि ये मॉडल क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब डिटेल में इनकी चर्चा करते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे। देखिए इसमें 2 फार्मूले हैं, इस पूरे 2 या 3 फार्मूले हैं पूरे लेक्चर में, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला तो बहुत ही भयंकर है, अभी देखेंगे कि उसको याद कैसे रखा जाएगा, राम जाने, क्योंकि बहुत बड़ा है वाकई। इतना बड़ा फार्मूला है, हमें याद करना है। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे गॉर्डन मॉडल भी कहा गया है, मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए एग्जाम में गॉर्डन मॉडल लिख दिया जाता है ग्रोथ मॉडल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एजम्पशन यूज बाय डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज दैट डिविडेंड पेड आउट पर शेयर वुड इंक्रीज एट अ रेट दैट इज फिक्स्ड। जी क्या है? G% से, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ये मानकर चलता है कि जो डिविडेंड आपको हर शेयर के पीछे दिया जाएगा वो बढ़ेगा हर साल कितने % से? G% से। ध्यान रखिएगा, G और R, देखिए सॉरी, D1 G और R, ये 3 टर्म है जो आपको यूज होंगे। हर एक टर्म के मायने हैं, आपको वो मायने समझने पड़ेंगे। तो G% का क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल समझ में आ गया। डिविडेंड कितने % से बढ़ेगा? डिविडेंड कितने % से बढ़ेगा? दैट इज G%। R क्या है? R भी तो 1% है। R कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रिटर्न चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मुझे जो है शेयर खरीदने पर 12% का रिटर्न मिले, तो R 12% हो गया। जो डिविडेंड है वो हर साल 6% बढ़ेगा, तो दैट इज G। क्लियर? G क्या है? डिविडेंड कितने % से बढ़ेगा। R क्या है? आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, R हो गया। D1 क्या है? D1 इज 1 साल बाद, D0 पहले साल, मतलब इस साल, अभी इमीडिएटली, और 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद जो हमें डिविडेंड मिलेगा दैट इज D1। आज से 1 साल बाद जो हमें डिविडेंड मिलेगा दैट इज D1,
ठीक है, D1 क्या है, आज से 1 साल बाद मिलने वाला डिविडेंड होता है। उसी से ये फार्मूला बना है। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस द वैल्यू ऑफ शेयर इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। ये देखिए, ये रहा आपके सामने फार्मूला। थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन है नहीं, मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये वाला तो आसान है, इसमें क्योंकि लॉजिक से चलता है तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। देखिए इसमें क्या है, देखिए वही जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ P0 लिखिए, यहाँ पर D1 है अपान 1 प्लस आर, यहाँ पर मैं चाहूँ तो D2 अपान 1 प्लस आर की पावर 2, यहाँ पर मैं D3 अपान 1 प्लस आर की पावर 3, प्लस यहाँ पर D4 अपान 1 प्लस आर की पावर 4। ऐसे लिखते जाइए, जितने साल तक का दिया हो, 6 साल दिया 6 तक लिखते जाइए, 20 साल दिया 20 साल तक लिखते जाइए। अब ये मैंने D1 D2 D3 क्यों लिख दिया, ताकि आपको ये जो कन्फ्यूजन हो रही है ये थोड़ा सा समझ में आए। ये कन्फ्यूजन क्या हो रही है, आप यहाँ D2 लिखा मैंने, D2 का क्या मतलब हुआ फ्रेंड, देखिए D2 इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस आर, ये हुआ। ठीक है, D2 इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस आर। तो D3 कितना होगा, D3 भी फ्रेंड्स D2 इंटू 1 प्लस आर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, पिछले वाले में 1 प्लस आर से गुणा करोगे तो अगला मिल जाएगा, यानी हमें D3 पता करना है तो D2 इंटू 1 प्लस आर। लेकिन D2 है कितना, D2 हमारा है D1 इंटू 1 प्लस आर। अब ये अगर यहाँ रख दूँ, मैं ये चीज़ उठा करके मैं इस जगह पर रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो D1 इंटू 1 प्लस आर की पावर 2 है ना, यही है। देखिए सॉरी, यहाँ पर G ले लीजिएगा, ये G है पूरा, ठीक है G है, सॉरी ये R है, और ये ऊपर जो ग्रोथ हो रही है वो G से हो रही है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। जो D में हम डीलिंग कर रहे हैं, जैसे जो D1 है, ठीक है, ये 1 साल बाद वाला है। D2 हमने निकाला तो D2 इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस G1। ये क्या हुआ, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मान लो डिविडेंड आज से 1 साल बाद 100 रुपये है, और आपका डिविडेंड अगर 10% बढ़ेगा तो आप क्या करते, 100 रुपये का था 10% बढ़ेगा तो 100 रुपये का 10% निकाला, 10 रुपये आ गया। पहले कितना था 100 रुपये, अब बढ़ा 10 रुपये तो 110 रुपये आया कि नहीं आया, है ना। ये क्या निकला आपका, ये D2 है। व्हाट इज D2, ये क्या है D1। अब इसी चीज़ को फार्मूले में लिखा जाए अगर, तो D2 इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस आर, ये वही चीज़ है। D1 कितना है 100 रुपये, 1 प्लस आर कितना है, आर कितना है हमारा 10% है, सॉरी ये G रहेगा, 1 प्लस G लिखिएगा। कितने से बढ़ रहा है, हर साल कितना बढ़ रहा है 10%। हमारा जो डिविडेंड है 10% हर साल बढ़ रहा है, और जो डिविडेंड है उसको G से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। तो 1.1 हो जाएगा 10% होने की वजह से, इक्वल टू आपका हो जाएगा यही 110 रुपये। ओके, तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। D1 इंटू 1 प्लस G क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें क्या करना है, हर साल 10% बढ़ाना है, तो वही 10% बढ़ाने के लिए ही ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब चूंकि यहाँ एक बार बढ़ रहा है इसलिए एक बार 1 प्लस G, अगला वाला जो टर्म ऐसे यहाँ nवां टर्म लिख दिया गया है। बट सोचिए कि अगर अगला टर्म होता है यहाँ पर तो हम उसे लिखते D1 इंटू 1 प्लस G की पावर 2 अपान 1 प्लस R की पावर 3, 1 प्लस R की पावर 3, राइट। होगा कि नहीं होगा। अगला टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो D1 इंटू 1 प्लस G की पावर 3 अपान 1 प्लस R की पावर 4, यही तो होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, जैसे भी आप याद रख सको वैसे इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या बोलते हैं GP। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है +2 लेवल पर, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें प्रथम पद होता है ना, सार्वनुपात होता है, अगर आपको याद हो, A होता है, R होता है, और उसका फार्मूला होता है सम वगैरह। उस फार्मूले को अगर आप याद करोगे तो ये P0 इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स आपका D1 अपान R माइनस G1, ये होता है। R माइनस G या G1 जो भी लिखना चाहें, R माइनस G ये होता है। मतलब इतने बड़े फार्मूले का जो सारांश है, ये जो पूरी राम कहानी आपने लिखी है इतनी, इसी चीज़ को इतना लिखा जा सकता है, D1 अपान R माइनस G। D1 क्या है, पहले साल में, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको इसी साल का डिविडेंड दे दे, मान लो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा, वो क्या करेगा D0 दे देगा, या लिख देगा कि इस साल आपको डिविडेंड मिलना है 20 रुपये और डिविडेंड 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी G की वैल्यू 10% हो गई। तो ये D1 नहीं है, ध्यान दीजिए, ये इस साल का है। D1 है 1 साल बाद का, ये D0 है। ध्यान रखिए इस बात को, मैं जो जोर दे रहा हूं D1 पर, क्योंकि फार्मूला D1 पर बना है, और D1 1 साल बाद मिलने वाला डिविडेंड होता है, आज का डिविडेंड नहीं होता है।
यदि क्वेश्चन में आज का डिविडेंड दे रखा है तो उसको जितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है उतना परसेंट बढ़ा लीजिए। अगर 20 रुपए को 10% बढ़ना है हर साल, तो 20 रुपए का 10% बढ़ाओगे 2 रुपए, तो आपको 22 रुपए फ्रेंड्स प्राप्त हो जाएंगे। तो D1 इक्वल टू 22 होगा, ना कि D1 इक्वल टू 20 होगा। सवाल आपका गलत होगा, अगर आप मेरी इस बात पर जोर नहीं दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई। ठीक है, हमने फार्मूला क्या देखा, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी। D1 क्या है, एक साल बाद का डिविडेंड, G क्या है, हमारा डिविडेंड कितने परसेंट से बढ़ेगा, R क्या है, कितना मार्केट में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि P0 क्या है, P0 इज द करंट फेयर प्राइस ऑफ द शेयर आर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। ध्यान रखिएगा, चाहे फेयर प्राइस कह लीजिए चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू कह लीजिए, ये P0 है। ओके, D1 इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ध्यान दीजिए इस बात को कि D1 आज से एक साल बाद कितना हम डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, D1 वो है। R क्या है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहता है, वो आपका R हो गया। N नंबर ऑफ ईयर रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर ईयर को, तीसरे साल चौथे साल, जैसे ये 2 है, यहाँ n+1 है, तो n ये जो है 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में G क्या है, डिविडेंड जितने परसेंट से आपका हर साल बढ़ेगा वो G है। ठीक है, अब इन्होंने यही आगे बढ़ा करके बताया कि यदि हम जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर आपको मैथ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो इग्नोर मारिए, सिंपल सा फार्मूला याद रखिए कि उतनी राम कहानी का फार्मूला जो है हमारा ये हो गया है ना। पहले राम कहानी का फार्मूला क्या था, अगर मैं दोबारा लिखूँ, दोबारा लिखेंगे रिवीजन होगा, अच्छा रहेगा अपने लिए। ठीक है, P0 इक्वल टू D1 अपान 1 प्लस R, क्योंकि एक साल बाद मिल रहा है फ्रेंड्स इसलिए पावर 1। उसके बाद में मैं यहाँ D2 ना लिख करके, D1 हमारा बढ़ जाएगा कितने से, G% से, तो इसीलिए D1 अपान 1 प्लस G, यहाँ पर 1 प्लस R की पावर, ये दूसरा साल है इसलिए पावर 2, यहाँ पर D1 इंटू 1 प्लस G की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि ये तीसरा साल आ गया है। ठीक है, और अपान 1 प्लस R की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला ऐसे चलता जाएगा। अगला लिखेंगे D1 अपान 1 प्लस G की पावर 3 अपान 1 प्लस R की पावर 4। ध्यान देंगे कि नीचे पावर 4 चलती है तो ऊपर पावर 3 चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि जो पहला साल है ना वहाँ पर 1 प्लस G से गुणा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ अगर 1 प्लस G से गुणा हुआ होता तो बराबर चलता, लेकिन एक कम रहता है ना 1 प्लस G की पावर। इसी तरीके से चलता जाएगा। इसी फार्मूले का जो समराइज फॉर्म है वो ये है। ओके, एक बार फिर से फार्मूला आपको लिख दिया है, P0 बेस फेयर प्राइस कह लीजिए, मार्केट प्राइस कह लीजिए, या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कह लीजिए, इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी। D1 क्या है, पहले साल में मिलने वाला डिविडेंड है, R क्या है, रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हो, G क्या है, कितने रेट से डिविडेंड हर साल बढ़ेगा। अगर ये बात ध्यान में आ गई है तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कहानी बहुत लंबी है, सोल्यूशन बहुत आसान है, लैंग्वेज पकड़ लोगे 2 मिनट में हो जाएगा। XYZ इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 3 रुपये 1 ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए लिखा हुआ है कि आज से एक साल बाद 3 रुपये देगी, यानी कि हमें सीधे सीधे D1 दिया हुआ है 3 रुपये, कोई डाउट नहीं है, है ना। अगर बोलता कि 3 रुपये पर शेयर टुडे लिखा होता, से यहाँ टुडे लिखा होता, तो इसका मतलब ये आज, ये D1 नहीं है भाई, ये D0 था। ओके, लेकिन लिखा हुआ है कि वो 3 रुपये का डिविडेंड एक साल बाद आपको देगा, तो D1 हो गया 3 रुपये। आफ्टर दैट लिखा है कि जो डिविडेंड है वो कितने से ग्रो करेगा हर साल, 5%। इसका मतलब फ्रेंड्स ये G हो गया 5%। बोलिए, G हो गया ना, डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो करेगा वही तो हमारा G होता है। और 5% का मतलब हुआ कि हम इसे 5/100 लिखा कर दें तो 0.05 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.05। G की वैल्यू हमारी ये हो गई। ठीक है, आफ्टर दैट नीचे आइए, इफ एन इन्वेस्टर नीड्स 12% रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न चाहता है, 12%। ये क्या है, R 12%, इसको भी 100 से डिवाइड करोगे तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें D1 इक्वल टू 3 रुपये, G इक्वल टू 0.5, कितना आया 0.05, और R इक्वल टू 0.12। फार्मूला क्या था हमारा, ध्यान करिए, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी, यही तो फार्मूला था, है ना। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। लगातार पढ़ाते पढ़ाते गला सूखने लगता है तो पानी पीना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो D1 अपान R माइनस जी। ये देखिए सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी कंसीडर टू बी फेयर।
वो पूछ रहे हैं कि फेयर प्राइस क्या है, तो क्वेश्चन वही है हमारा, P0 हमें पता करना है। D1 कितना है 3 रुपये, R कितना है 0.12, G कितना है 0.05, इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे, अब पॉइंट ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.07 है ना, 3 डिवाइडेड बाई 0.07, तो ये मेरे ख्याल से 42.86 वगैरह के आसपास आ रहा है। ठीक है, 42.86, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 42.86। बताइए क्वेश्चन में कहीं कोई डिफ़िकल्टी है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। हमने ये देखा 3 साल बाद मिल रहा है, सॉरी 1 साल बाद हमको मिल रहा है डिविडेंड कितना 3 रुपये का, यानी हमें सीधे सीधे D1 दिया है 3 रुपये। एनविटी सॉरी जो हमारा डिविडेंड है वो ग्रो कर रहा है 5% से, तो हमें फ्रेंड्स सीधे सीधे G मिल गया कितना 0.05, सीधे रख दिया। देखिए अब समझ में आ गया, तो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न कितना चाह रहे हो आप 12% का, तो R इक्वल टू हो गया 0.12। बस फार्मूला हमने लगाया, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी। D1 कितना है 3 रुपये, R कितना है 0.12, G कितना है 0.05, तो ये 3 बटे 0.07 हो गया। उस कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको वही 42.86 रुपये आ जाएगा। तो यानी अगर इस शेयर का जो फेयर प्राइस होना चाहिए वो 42.86 रुपये होना चाहिए। ओके, तो आप समझिए, मतलब कहने का ये हमने क्या निकाला, कितना डिविडेंड हमारा शेयर पे कर रहा है, कितना वो डिविडेंड ग्रो किस परसेंट से, और कितना हम रिटर्न चाहते हैं। इन तीनों डाटा के आधार पर हमने प्रेजेंट में जो है शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वही पता कर ली। यही है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। मेरे ख्याल से नॉट अ वेरी बिग डील है ना। मैंने बताया नहीं कि जितना कहानी देखती उतना है नहीं, सरल सा सवाल है। ठीक है, उसके बाद में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल्स आर फाउंडेड ऑन द आइडिया दैट डिविडेंड विल इंक्रीज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो मतलब मेथड हैं उसमें ये माना जाता है कि जो डिविडेंड है वो हर साल जो है एक सर्टेन परसेंट से इंक्रीज करेगा। लेकिन जीरो ग्रोथ मॉडल ये बात को नहीं स्वीकार करता। जीरो ग्रोथ मॉडल बोलता है कि ना भैया, कोई प्रोग्रेस होने ही नहीं दूंगा, जैसे जो पाते थे पहले, जैसे सैलरी हुई आपकी, पहले 20,000 पाया करते थे, भविष्य में भी 20 पाओगे, 1 पैसा बढ़ने नहीं दूंगा। तो वही बोलता है जीरो ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो यहाँ एजम्पशन क्या होती है कि जो डिविडेंड आपको मिला है पर शेयर वो सेम रहेगा ईयर टू ईयर, डी वैल्यू या D1 वैल्यू जो भी कहना चाहिए, चाहे D1 लिख लीजिए चाहे डी वैल्यू। तो अब देखिए पिछले फार्मूले को देखिए, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी था। ठीक है, अब कांस्टेंट मॉडल क्या कहता है कि शेयर की जो वैल्यू है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि जी की वैल्यू कितनी हो गई 0%। बोलिए सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्यों? क्योंकि डिविडेंड में कोई इंक्रीज होना ही नहीं। तो अगर जी की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ 0 रख दूँ, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, D1 अपान R बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस हमें फार्मूला अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम ये फार्मूला नहीं याद रखेंगे। हमने एक फार्मूला याद रखा, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी, हमें ये याद है। ठीक है, अब आपने कहा कि कोई ग्रोथ नहीं होनी है, कांस्टेंट सॉरी जीरो ग्रोथ चाहिए, तो G इक्वल टू 0 रख दिया, कोई बात नहीं। तो P0 इक्वल टू हो गया, G इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा बचा D1 अपान R। D1 क्या है, वही पुराना सवाल, पहले साल का डिविडेंड। R क्या है, जो है जितना रेट ऑफ रिटर्न आप चाहते हो। बस आइए एक न्यूमेरिकल इस पर, सेम न्यूमेरिकल है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कर लेते हैं। देखिए क्या है, डिविडेंड 3 रुपये पर शेयर मिलेगा 1 साल आज से, तो D1 इक्वल टू 3 रुपये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डिविडेंड पेमेंट जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगी, यानी जी की वैल्यू 0 हो गई। 12% का रेट ऑफ रिटर्न चाहते हो, यानी कि R की वैल्यू 0.12 हो गई, उठा करके वही रख दीजिए वैल्यू, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी। कोई नया फार्मूला नहीं लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे बस। D1 कितना, अगेन 3, R की वैल्यू कितनी 0.12, G की वैल्यू कितनी 0, इक्वल टू हो गया 3 अपान 0.12, 3 अपान 0.3 डिवाइडेड बाई 0.12 कर दीजिए डिवाइड। ये आ रहा है फ्रेंड्स जो है 25 रुपये, कितना आ रहा है 25 रुपीज़। ठीक है, बस हो गया सवाल सॉल्व, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखिए 25 रुपये। अब एक चीज़ आप देखिए कि जब शेयर में डिविडेंड में कोई इंक्रीज नहीं है तो उसकी वैल्यू 25 रुपये है, और जब जो है 5% का इंक्रीज दे रहा था तो उसकी 42 रुपये के आसपास वैल्यू थी। आप ये भी नोटिस करिए कि अगर डिविडेंड नहीं बढ़ रहा है तो शेयर की वैल्यू कम रहती है। ओके, कई बार क्या होता है वो थ्योरी में लॉजिक लड़ाने लगते हैं, थ्योरी में बताने लगते हैं कि अगर डिविडेंड नहीं इंक्रीज कर रहा है तो शेयर की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर डिविडेंड कांस्टेंट है, डिविडेंड में कोई इंक्रीज नहीं है, तो जो शेयर की वैल्यू होगी रिलेटिवली लो होगी। ओके,
तो कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी फ्रेंड्स। ओके, तो कांस्टेंट, ये आपका जीरो ग्रोथ मॉडल भी हमने समझ लिया। दो मॉडल मैंने आपको समझा दिए, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जिसे गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं, और दूसरा मैंने आपको समझा दिया क्या, जीरो ग्रोथ मॉडल। अब आता है फ्रेंड्स आपका टू स्टेज मॉडल। ठीक है, दो स्टेज में मैंने आपको बताया था कि पहले जो है बढ़ेगा और उसके बाद में फिर कांस्टेंट होगा, है ना, या घटेगा, मतलब जैसे पहले 15% रहेगा और फिर उसके बाद में कम होकर के 6% पर लगातार चलेगा। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रोथ मॉडल postulates that exceptional growth, whether positive or negative, will last for a set of number of years, after which the usual growth rate will take over and continue indefinitely। मतलब इसमें एज्यूम किया जाता है कि पहले एक्सेप्शनल ग्रोथ होगी, 30% के रेट से बढ़ रहा है हमारा डिविडेंड, एक्सेप्शनल ग्रोथ होगी शुरू के कुछ साल तक, और आफ्टर दैट जो है एक यूजुअल जो है टेक ओवर लेगा कि 5% से बढ़ना शुरू होगा और उसी पर ही कंटिन्यूअस काफ़ी सालों तक डिविडेंड बढ़ता रहेगा। तो ये होता है आपका टू स्टेज मॉडल का एजम्पशन। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था इसका फार्मूला आइए देख लेते हैं। ये है फार्मूला ठीक है, यही याद करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो है अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ड्राइव करके आपको दिखाऊं, है ना। आने वाले समय में मे भी कि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, लेकिन अभी के समय पर तो आपको ये सच में, वैसे ड्राइव करके दिखा सकता हूं पर वो बहुत समय लेगा और आपका समय उतना कीमती है कि मतलब अभी नहीं किया जा सकता है, ये रिस्क लिया नहीं जा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको रट्टाफिकेशन करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें ना भी समझ में आए क्योंकि ईपर की बातें हो रही हैं यहाँ, ऊपर लेवल की। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, देखिए ये इन्होंने बताया, यहाँ तक तो आपको याद ही होगा, n ईयर तक, है ना, n ईयर तक फार्मूला आपको याद है, पिछली बार वाला ही है, कोई नई चीज़ नहीं। d1 अपान 1 प्लस आर, d1 इंटू 1 प्लस g1, 1 प्लस आर की पावर 2, g1 की पावर 2, g1 की पावर n माइनस 1, एक कम रहता है, मैंने आपको बताया था नीचे n, तो 1 प्लस आर की पावर, यानी n ईयर तक की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, यानी कि ये इतना, ये फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, ये क्या है, पहला स्टेज है। ये क्या है, n ईयर तक, जैसे मान लो कि 30% जो है n ईयर तक बढ़ता रहेगा, एन्युटी हमारी n ईयर तक 30% बढ़ेगी, आफ्टर दैट 5% से लगातार चलेगी। ये 5% वाला कैलकुलेशन है और ये 30% वाला कैलकुलेशन है, ये वही है टू स्टेज मॉडल। ठीक है, तो ये इसका तो फार्मूला आपको पता ही है कि इसका फार्मूला फाइनली क्या बन गया था ना, वो है यहाँ पी एन अपान 1 प्लस आर की पावर एन। हर चीज़ की वजह है, यहाँ पर क्यों पी एन लिया गया 1 प्लस आर की पावर एन, यहाँ क्यों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्यों एन प्लस 1 नहीं लिया गया, हर चीज़ की वजह है। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँ, तो थोड़ा वैसे समझते हुए चलते हैं। ठीक है, वेयर P0 इज प्रेजेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, P0 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है। D1 क्या है, डिविडेंड जो कि 1 साल बाद आपको मिलेगा, 1 साल बाद जो आपको डिविडेंड मिलेगा, दैट इज D1। G1 क्या है, जिस रेट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट, क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले 30% से बढ़ेगा डिविडेंड, फिर 5% से बढ़ेगा, तो इसको फ्रेंड्स G1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे G2। क्या बोलेंगे, इसको G2 बोलेंगे। पिछले जगह पर सिर्फ G था, क्या था, G था, इसीलिए वहाँ फार्मूला था P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस G। लेकिन यहाँ बात बढ़ गई है, अब G से काम नहीं चलेगा, 2 G आ गए हैं, तो दैट्स वाई G1 एंड G2 इज देयर। ठीक है, तो ये G1 और G2 हो गया। यहाँ पर देखिए आपका पूरा ये पहले वाले सेट में G1 चल रहा है, तो वही बोल रहे हैं कि G1 क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट, ऐसा रेट जो बहुत ज़्यादा हो, जैसे 30%, तो G1 हो गया आपका। ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर n ईयर, ये कितने सालों तक चलेगा, n ईयर तक चलेगा। ये G1 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए n सालों तक चलेगा। P क्या है, ये जो यहाँ पर P लिखा हुआ है, ये P इज द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ईयर n, यानी कि पूरा n साल बीतने के बाद में। ओके, जैसे मान लीजिए ये जो पूरा कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, मान लो आपका शेयर का प्राइस जैसे 25 रुपये आया था या 42 रुपये आया था, हमारा 42.86 आया था पहले वाले में, तो ये जो P है, ये PN, ये 42 रुपये 86 पैसे ही है, यानी कि n साल के बाद जो रेट है, जो प्राइस निकल करके आता है इक्विटी का, वो चीज़ वहाँ ली जाती है। ओके, अभी बस समझ लीजिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा जोर नहीं दे पाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ईयर n, इट इज एज्यूम्ड दैट द शेयर विल सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर n एट द प्राइस
पी। ये माना जाता है कि जो हमारा शेयर है उसको n ईयर के बाद में बेच दिया जाएगा, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने से पहले उसको बेच दिया जाएगा, इसीलिए इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ जोड़ी गई है। ये क्या किया गया है, यानी कि 42.86 जो आपका शेयर का प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश की गई, इसीलिए 1 + r⁴n से इसे डिवाइड किया गया। ये क्या किया गया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई। जैसे यहाँ हर एक की प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है, उसी तरीके से nth ईयर में जो प्राइस है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है, और इसीलिए इसको यहाँ पर जोड़ा भी गया है। दैट इज वाई इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द प्राइस P0। इसीलिए जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू P की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसको P0 में हमने जोड़ दिया है। ओके, करंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी। अब ये देखिए जो पहला वाला पार्ट है, ये जो फ्रेंड्स आपका फार्मूला है यहाँ तक, इसकी जो मतलब वैल्यू आएगी वो ये है, ये निकलेगी P0 = क्या निकलेगा, जो उतनी राम कहानी लंबी से लिखी थी, ठीक है, उसको 60 में अगर हम लिखना चाहें तो P0 = d1/r-g1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले लिख लीजिए d1/r-g1। आपको याद होगा फ्रेंड, जो है याद होगा, क्यों याद होगा, पिछला वाला फार्मूला याद करिए, P0 = d1/r-g ही तो किया था पिछले वाले, अभी जो पहले सवाल सॉल्व किए हैं कंटिन्यूअस या फिर जीरो मॉडल में, यही तो किए थे। बस यहाँ g की जगह g1 हो गया, देखिए वही लिखा हुआ है। तो चलो कम से कम इतना तो पुराना सामान, फिर पुरानी चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो ये राहत है। ठीक है, तो d1/, अभी ये लैंग्वेज है, यहाँ d1 लिखा है, यहाँ r-g, हमने क्या किया उसको यहाँ ले लिया, d1/r-g1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस लगाइए, ठीक है, ऊपर और नीचे यहाँ पर 1 प्लस लिखिए। थोड़ा कोशिश करते हैं कि अगर ध्यान कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, ऊपर में g1 से ग्रोथ हो रही है और नीचे r एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो दैट इज योर P0। ठीक है, P0 का मतलब पहला पार्ट जो n तक था वो, और प्लस लास्ट में Pn/1 + r⁴n तो था ही। Pn क्या है, जब आखिरी में nवां ईयर जब आएगा तो क्या वैल्यू रहेगी शेयर की, वो उसका करंट वैल्यू, ये है दूसरा पार्ट, है ना। ये वो वाला ग्रोथ है जब धीरे धीरे जो है हम G2 की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये G2 वाली ग्रोथ है एक तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आया होगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। उसी बड़े वाले फार्मूले को, इस बड़े वाले फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को यहाँ समराइज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ फिर से ध्यान दिलाने की। देखिए P0 = आपको क्या करना है, d1/, पुराना वाला याद करिए, r/g होता था, उसी को g1 कर दिया, d1/r-g1 कर दिया, ब्रैकेट लगाया हमने। ठीक है, 1 माइनस लिखा, यहाँ एक और ब्रैकेट लगाया, ऊपर में भी 1 प्लस, नीचे में भी 1 प्लस, ऊपर में 1 प्लस g1 कर दिया क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट g चल रहा है, और यहाँ पर 1/r कर दिया। तो ये हो गया इतना, इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया एक तरीके से। ये पार्ट इसी में और ऐड हो जाएगा, प्लस Pn/1 + r⁴n। ठीक, तो ये हो गई हमारी, थोड़ा शॉर्ट हुआ, मतलब ये अभी फार्मूला बना नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप करके ले चलूँगा तो ज़रा याद करना आसान हो जाएगा, जैसे, है ना। अब शायद अगर आप यहाँ आओ इस फार्मूले में, तो अब शायद ये जो है कहीं ना कहीं हद तक मेक सेंस कर रहा है। ठीक है, ये सेंस बनाने लगेगा। यहाँ पावर n भी है, कम वक्तों ने शायद लिखा नहीं है, क्या लिखा तो है। ठीक है, पावर n भी लगेगी, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पावर n भी है। ठीक है, कोई नहीं, कई बार लिखेंगे तभी ध्यान चढ़ेगा। देखिए P0 = d1/r-g हुआ करता था, तो g की जगह पे 2 स्टेज मॉडल में यहाँ g1 कर लीजिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, 1 माइनस लगाइए, एक छोटा ब्रैकेट लगाइए, ये ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ पावर n लिखिए, यहाँ ऊपर 1 प्लस और यहाँ नीचे 1 प्लस, ऊपर में g1 और नीचे में r। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया ये वाला, और दूसरा पार्ट क्या है इसी में, प्लस Pn/1 + r⁴n बराबर है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, अब इसको भी देखेंगे कि ये क्या वैल्यू लेता है। ठीक है, उसके बाद में तो इन्होंने यही बताया आपको। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। आफ्टर दैट इन्होंने बताया कि सिंस द 2 स्टेज मॉडल एज्यूम दैट द ग्रोथ रेट आफ्टर n ईयर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये माना गया कि n ईयर के बाद में जो हमारी ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो ऐसे में Pn = हो जाएगा dn+1/r-g2। अब ये कहाँ से आ गया, तो कोई नहीं, देखते हैं।
देखिए पी एन इक्वल टू, देखिए वैसे हमारा फार्मूला क्या होता था, d1/r - g होता था, ठीक है। अब चूंकि यहाँ ग्रोथ हो रही है इस तरफ, जो दूसरे स्टेज में है वो G2 से हो रही है, तो चलो G2 लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर हमने dn+1 क्यों लिया है ना, सवाल यही है। तो dn+1 लेने के पीछे कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ वापस आइए, देखिए जब यहाँ पर आए, देखिए ये आपका D1 है फ्रेंड्स, ये आपका D2 है, देखिए D2, और ये आपका D3 है। मैंने बताया था ना ये D1 है, ये D2 है, D3 है, उस हिसाब से देखिए ये D2 है, ये D3 है, उस हिसाब से ये क्या है, Dn है, ये क्या है, Dn है। आगे जब आप बढ़ोगे इसी फार्मूले के, यदि आप आगे बढ़ाओगे तो अगला जो टर्म आएगा वो dn+1/1+r⁻n+1 होगा या नहीं होगा, बोलिए, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यानी जो अगला टर्म बनेगा इससे, ये dn है, जब यहाँ से स्टेज बदली तो जो पहला टर्म जो बना वो dn+1 बना, अगला टर्म जो आपका बना वो क्या बना, dn+1 बना, ओके। इसीलिए वहाँ dn+1 लिया गया है। अब dn+1 की वैल्यू क्या होगी ये भी देख लीजिए। dn+1 की वैल्यू होगी हमारी फ्रेंड्स, देखिए ये देख लेते हैं वहीं पर ही, क्योंकि मुझे भी अभी पूरी तरह से भाई समझ नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये dn+1/r-e। मैं थोड़ा समझाने की यहाँ पर फ्रेंड्स कोशिश कर रहा हूँ, बाकी फार्मूला हम रटेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं तो कुछ चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। dn+1 जो है वो डिविडेंड है फॉर ईयर 1+1, और G2 जो है वो क्या है, ग्रोथ है सेकेंड पीरियड के लिए, ठीक है। तो G2 हो गया, dn+1 आपका n+1 ईयर के लिए डिविडेंड हो गया। dn+1 द डिविडेंड फॉर ईयर n+1 में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इन फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो अब d जो n+1 है, ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेज से कैसे नोट किया है, देखिए dn+1 इक्वल टू हो जाएगा dn इंटू 1+G2, dn+1 हो जाएगा पिछला टर्म, और उसमें जो ग्रोथ हो रही है, याद करिए जब हमने आपको D2 लिखवाया था तो मैंने बताया था D1 इंटू 1+R, जब मैंने आपको D3 लिखवाया था तो D2 इंटू 1+R, पिछले वाले से एक 1+G ज़्यादा है ना, यही बताया था। वही चीज़ यहाँ हो रही है कि dn+1 लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dn में 1+G2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और dn क्या होता है, dn इक्वल टू d1 इंटू 1+r⁻n-1। ये कैसे हो गया, देखिए अगर यहाँ पर जैसे ये d1 के रूप में लिखा, अगर हम d3 को लिखना चाहें d2 की जगह पर अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा d1 इंटू 1+G⁻², बोलिए d1 इंटू 1+G⁻² हो जाएगा। यानी कि अगर d3 लिखना है तो पावर 2 रहती है, उसी तरीके से अगर आपको dn लिखना है तो पावर 1 कम रहेगी n-1। इसीलिए ये देखिए ये है, ये आपका फ्रेंड्स एक्चुअल में dn है, ये क्या है, dn है, और ये 1+G2 से इंक्रीज कर रहा है, अगले साल जा रहा है। इस n+1 अगर पता करना है तो पिछले टर्म में जितनी ग्रोथ हो रही है उससे जोड़ करके गुणा करते हैं, वही हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये भी समझ में आया होगा कि ये d1 1+G1⁻n-1 क्यों किया गया, क्योंकि ये d1 और 1+G1⁻n-1, क्योंकि ये nवां पद है, ये dn है, ये क्या है, dn है, और ये बढ़ा कितने से, 1+G2 से, तो ये आपका dn+1 निकल आया, ठीक है। dn+1 की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दोगे तो आपका दूसरा वाला फार्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला फार्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखिए वही है। अब ये वाला फार्मूला तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया था, ये पहला पार्ट जो है, और दूसरा पार्ट जो अभी हमने ये देखा ना, ये r-G2, और इसी में 1+r⁻n से मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, d1 1+G1⁻n-1 इंटू 1+G2 होता है, पूरे का बटे r-G2 है ना, r-G2 कर लीजिए और गुणा करिए 1/1+r⁻n से, ये होता है 1/1+r⁻n से। तो ये है फार्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमें फार्मूला याद कितना है, ठीक है, बिना एक बार जो है सही से लिखे नहीं याद होता है। चलिए लिखते हैं फार्मूले को,
P0 इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहला वाला याद करिए, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था D1 अपान R माइनस G1 लिखिए, एक बड़ा सा ब्रेकेट लगाइए, 1 माइनस लगाइए, छोटा सा ब्रेकेट लगाइए, पावर n कीजिए, यहाँ 1 प्लस लिखिए, यहाँ 1 प्लस लिखिए, यहाँ पर G1 लिख दीजिए, यहाँ पर R लिख दीजिए। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट पर आते हैं जो खतरनाक पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये याद रखिएगा कि यहाँ लास्ट में 1 अपान 1 प्लस R की पावर n से मल्टीप्लाई है ना, लास्ट में 1 प्लस R की पावर n से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर R माइनस G2 रहेगा, जैसे यहाँ पर R माइनस G1 है वैसे यहाँ पर R माइनस G2 रहेगा। यहाँ पर भी D1 रहेगा, यहाँ D1 अपान R माइनस G1 है, यहाँ D1 अपान R माइनस G2 है, ये बात तय है, इनटू D1। और यहाँ पर दो चीज़ें और मल्टीप्लाई होती हैं, एक तो 1 प्लस G2 से मल्टीप्लाई होता है और एक जो है 1 प्लस एक और टर्म था पावर n माइनस 1 जो होता है 1 प्लस G1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है दूसरा पार्ट, ये है फ्रेंड्स, ओके। दूसरा पार्ट ही केवल अगर लिखना चाहूँ तो D1 अपान R माइनस G2 होगा, ये पक्की बात है। यहाँ मल्टीप्लाई 1 अपान 1 प्लस R की पावर n से होगा, ये भी पक्की बात है। इनटू यहाँ पर होगा दो टर्म 1 माइनस 1 प्लस G1 की पावर n माइनस 1 और इनटू 1 प्लस G2, ठीक। ये है अगर पूरा ऐसे लिखा जाए सही से तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 क्या था, D1 अपान R माइनस G1 हो गया, जैसे यहाँ G2 वैसे G1 हो गया, बड़ा सा हमने ब्रेकेट लगाया, यहाँ 1 माइनस किया, यहाँ छोटा ब्रेकेट की पावर n किया, यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस G और यहाँ पर 1 प्लस R, ये G1, ठीक। मेरे ख्याल से मैं सही लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख करके फ्रेंड्स आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सही है ना, सही लिखा था हमने, कोई गड़बड़ नहीं की थी, सब वही चीज़ें हैं जो लिखनी चाहिए थी। अब बस आगे वही क्वेश्चन सेम, इसी पर ही बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। करंट डिविडेंड आपको दिया हुआ है, देखिए करंट डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि आज का डिविडेंड है, तो फ्रेंड्स ये D0 है 5 रुपये, ध्यान दीजिए, है ना, जो मैं आपको बोल रहा था, ये 1 साल बाद का डिविडेंड नहीं है, आज का डिविडेंड है 5 रुपये, तो ये D0 है। आपको सवाल हमेशा क्वेश्चन में D1 यूज करना है, ठीक। उसके बाद में PML इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय एन अबव नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ 25% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, यानी कि शुरू के 6 साल 25% से ग्रोथ होगी, यानी कि n इक्वल टू हो गया हमारा 6 साल और 25% मतलब हो गया 0.25, G1 हमारा निकल आया। तो हमें D0 मिल गया 5 और G1 मिल गया 0.25 और n की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 6 साल तक तेज़ी से ग्रो करेगा और आफ्टर दैट रेट क्या होगा, फॉल कर जाएगा, ग्रोथ रेट नीचे आएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा 15%, यानी कि अब कॉन्स्टेंटली G2 इक्वल टू 15% से बढ़ेगा, यानी कि 0.15 से बढ़ेगा, ये बात फिक्स हो गई। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, यानी कि R इक्वल टू 0.20 है ना, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, R की वैल्यू 0.20 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर मार्केट प्राइस या फेयर प्राइस ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट करना है। तो बस फार्मूला आपके पास है, वैल्यूज आपके पास हैं, उठा करके रखना शुरू करिए। देखिए G1 कितना है, 25% से ग्रो हो रहा है शुरुआत में, तो 0.25, G2 कितना है 15% से ग्रोथ होनी शुरू होगी, तो 0.15, कितने साल, शुरू के 6 साल 25% से। R रिटर्न कितना चाहते हो, 0.20, क्वेश्चन में ही दे रखा है। और ध्यान दीजिए मैंने आपको कहा था कि D0 दे रखा है, आपको D1 निकालने के लिए ग्रोथ से गुणा करना पड़ेगा, है ना। ग्रोथ कितने की हो रही शुरू में 25% की, तो 5 रुपये 25% बढ़ करके कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपये 25 पैसे, ओके। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर D0 5 रुपये, ठीक है, और D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D0 इंटू 1 प्लस G1, शुरू में कितने से बढ़ रहा है 25% से, तो ये हो जाएगा D0 कितना 5 गुणे 1 प्लस 0.25, G1 कितना है हमारा 0.25, क्वेश्चन में गिवन है, उठा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 रुपये 25 पैसे। तो D1 की वैल्यू हमें 6 रुपये 25 पैसे रखनी है, ना कि 5 रुपये लेनी है, भले ही क्वेश्चन में 5 रुपये दे रखी, बट दैट इज टुडेज वैल्यू, वो करंट वैल्यू है, ना कि फ्यूचर, मतलब 1 साल बाद की वैल्यू। हमें ज़रूरत किसकी होती है, 1 साल बाद की वैल्यू की ज़रूरत होती है। बस उठा करके फ्रेंड्स यहीं इस न्यूमेरिकल मतलब इस फार्मूले में आप ये सारी वैल्यू पुट करिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ही है, कोई ज़्यादा मेजर इशू है नहीं, उठा सारी वैल्यूज आपको पता है, देखिए
है ना, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। इतना बड़ा एक तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करते समय हल्की सी भी गलती करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। D1 कितना हो गया, 6 रुपये 25 पैसे। 1 माइनस 1 प्लस G1 कितना है ना, 1 प्लस G1 मतलब 1.25, 1/r हो गया 1.20, है ना, वही लिखा हुआ है कि पावर n है तो पावर 6 ले ली, क्योंकि 6 साल में बाद ये चेंजेस हो रहे हैं। r कितना है 0.20, G1 कितना है -0.25, है ना, क्योंकि 25% से ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर D1 6 रुपये 25 पैसे, 1 प्लस G1 यानी 1.125 की पावर n-1 यानी 6 से 5 हो गया, 1 प्लस G2 कितना है आपका 15% है तो 1.15 हो गया। यहाँ पर R माइनस जी 20 में से मतलब 0.20 में से 0.10 घट गया, अपान ये चीज़ हो गई ना, 1 प्लस R कितना है 1.20 की पावर 6 हो गई। बस उठा करके फ्रेंड्स केवल कैलकुलेशन कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, बट लगभग यही आएगा। P0 की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 181 रुपये आ जाएगी लगभग, ठीक है। तो ये था जो है आपका भयंकर वाला, जो मैं कह रहा था कि एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत भयंकर है, ये वही फार्मूला है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे। और आगे चल करके इसमें और भी ऐसे 3 स्टेज मॉडल तो समझ के बाहर है, उसके फार्मूला कहता क्या है राम जाने, अभी तो मुझे तो समझ में आया नहीं है, देखेंगे कोशिश करेंगे, बट 3 स्टेज मॉडल समझ के बाहर, उसका फार्मूला तो बहुत बड़ा है, मतलब यही याद करने में हमको लगता है कि आप गलत कर दोगे, कहाँ D1 है कहाँ G1 G2, कन्फ्यूज, हल्का सा कन्फ्यूज हुए क्वेश्चन गया। अगर आप सोचो यहाँ G1 ध्यान न रहा, यहाँ R लिख दिया है ना, तो क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर R और G यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहते हो, और जो है जो क्या नाम है, ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है थियरी में आ जाए। देखिए पहला जो सवाल देखा था हमने, P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी देखा था ना, सबसे शुरू में जब देखा था, तो R माइनस जी। अब सोचिए कभी ऐसा हो कि R और G बराबर हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं 10% का रिटर्न, और जो एन्युटी है वो भी ग्रो करेगी 10% से, तो इसकी भी वैल्यू 0.1, इसकी भी वैल्यू 0.1 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ रख दूँ 0.1 माइनस 0.1 तो कितना होगा, D1 अपान 0 इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा। देखिए 0 से डिवाइड करने मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है आपका, कभी अगर जो है रेट ऑफ रिटर्न और अगर जो है एन्युटी डिविडेंड की ग्रोथ का रेट दोनों अगर बराबर हैं तो आपको वैल्यू फाइंड करके नहीं देगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि अगर दोनों बराबर हो गए तो ये 0 आ जाएगा नीचे वाला, दोनों R इक्वल टू जी, दोनों बराबर हैं, R में से G घटाओगे बराबर हैं तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो अनंत की वैल्यू ले लेगा, तो आपको जो है ये वैल्यू कभी फाइंड आउट करके नहीं देगा। ये इसकी लिमिटेशन होती है, हो सकता है कि थ्योरी बेस्ड में ये चले जाएँ इस चीज़ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि लगभग मैंने अपनी पूरी जान लगाई है ना, आपको समझाने में। एक बार फार्मूले को मैं फिर से लिखता हूँ, 2 पार्ट में है। P0 इक्वल टू, पहला पार्ट लिखते हैं D1 अपान R माइनस G1, ठीक है। एक बड़ा सा ब्रेकेट लगाइए, 1 माइनस लिखिए, एक छोटा सा ब्रेकेट लगाइए, पावर n कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 1 प्लस लिखिए ऊपर, 1 प्लस लिखिए नीचे, यहाँ पर G1 और यहाँ पर R, सारी डीलिंग G में हो गई, G1 में होगी, ध्यान रखिए पहले पार्ट में सारी डीलिंग G1 में होगी। अब दूसरा पार्ट में आते हैं तो अगेन D1 अपान R माइनस G2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इनटू जैसे ये याद रखा है वैसे याद रखिए 1 अपान 1 प्लस R की पावर n से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 चीज़ों से, एक तो यहाँ पर लास्ट में 1 प्लस G2 से कर दीजिए, क्योंकि आप दूसरे टर्म में है तो 1 प्लस G2, और यहाँ पर 1 प्लस G1 से करिए लेकिन उसकी पावर n-1 कर दीजिए। ये है इसका दूसरा पार्ट। तो एक बार हमने दिमाग लड़ा करके, थोड़ा लॉजिक लगा करके फिर से कुछ फार्मूले को लिखने की कोशिश की, ताकि आपके दिमाग में चढ़े, मल्टीपल टाइम्स आप लिखोगे फार्मूला याद हो जाएगा। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर डिफ़िकल्ट होता तो IIBF वाले आपको इसे पढ़ने के लिए मजबूर ना करते, ठीक है। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आएगा, लाइक वगैरह हो पाए तो करिएगा। थैंक यू सो मच।